हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान स्टेट ओपन का 12th का हिंदी का पेपर 2023 का भी। 3 खंड हैं इसमें, कै ख और गै। कै करना कंपलसरी है और ख और द में से गै में से दोनों में से एक करना है भाई। चलिए शुरू करते हैं। खंड कै। निम्नलिखित काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये काव्यांश है ना भाई, मीरा की जो ग्रंथावली है ना उसमें से लिया गया है। माई राम महा लिया गोविंदा मोल, थे कह्या छाने महा का चोटे, लिया बजंता ढोल। तो ये मीरा द्वारा रचित है भाई, ये ग्रंथावली से लिया गया। और इसमें मीरा क्या है, कृष्ण के साथ अपनी प्रेम भक्ति व प्रेम संबंधों को खुले रूप से स्वीकार करती हुई कह रही हैं, भी बता रही हैं। ये इसका प्रसंग हो गया। और व्याख्या में क्या लिखना था, व्याख्या लिखनी थी इसमें। मीरा अपनी सहेलियों को अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में बताती हुई कहती हैं भी, हे मेरी सहेलियों है, और अपनी माता को भी बताती हैं भी मैंने क्या है भी गोविंद को यानी कि कृष्ण जी को मोल ले लिया है प्रेम भक्ति के रूप में। ठीक है जी। और इस चीज़ को क्या वो खुले रूप से स्वीकार कर रही हैं। ठीक है जी। हाँ, बोलती हैं भी लिया बजंता ढोल, भी मैं ढोल बजा बजा के अपने प्रेम को श्री कृष्ण जी के साथ स्वीकार करती हूँ। और ये थे कया मुहांदो महा कया सस्तो, लिया जी तराजा तोल। ठीक है जी। और मैं तो कह रही हूँ कि यह बहुत ही सस्ता सौदा है जो कि मैंने बिल्कुल तराजू पे तोल कर किया है। और तन वारा महाजीवन वारा वारा मोलक मोल। और कह रही हैं भी इस भक्ति में और कृष्ण भक्ति के ऊपर क्या है भी मैं अपना तन मन और सारा जीवन अर्पित करती हूँ। और इसमें एक अपने पूर्व जन्म का भी उल्लेख करती हैं जी। मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को कोल। इसमें जो अपना पिछले जन्म में जो कृष्ण जी के साथ इन्होंने अपना जो वचन किया था ना, उस वचन को निभाने की बात करते हुए कहती हैं कृष्ण जी को, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। और इसके अथवा में है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोही है टूटे ममता हार। ये दो हैं भाई, ये रहीम जी के हैं, उनके दो से ये उद्धृत है। और पहले दोहे में तो ये क्या कहते हैं भी, अगर सज्जन लोग अपने रूठ जाए ना तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरे दोहे में क्या कह रहे हैं, लोगों के स्वार्थी स्वभाव की बात करते हैं भी, अपना काम निकलने से पहले लोग और होते हैं और काम निकलने के बाद लोग क्या भी बदल जाते हैं। तो मतलबी व्यवहार की बात करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं भी अगर सज्जन लोग एक बार उठ जाए ना तो उनको 100 बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार क्या भी मोतियों का हाथ टूट जाता है तो उसको क्या है फिर पोइए बार बार पिरो करके माला बना लेते हैं। उसके बाद अगला दुआ, काज पर कछ और है काज सर कुछ और, रहीमन भावर के भय नदी सरावत मोर। तो इसमें कह रहे हैं भी जब किसी बंदे को काम होता है ना तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, और जब आदमी का काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो लोगों के स्वार्थी भाव की बात करते हुए कह रहे हैं और बता रहे हैं जैसे कि भी रहीमन भावर के भाई नदी सहरावत मोर। जैसे क्या भी दूल्हा जो सहरे को अपने सिर पे बांधता है विवाह के पश्चात, और जब उसका विवाह संपन्न हो जाता है तो उस सहरे को उतार कर क्या भी वो नदी में बहा देता है। उसके बाद है जी निम्न पंक्तियों का भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य लिखिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बौरात है या वाह पाए, वाह खाए बौरात है या पाए बौराए। ठीक है जी। तो इसमें क्या है भी भाव सौंदर्य, इसमें प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव का वर्णन किया गया है तथा यह संदेश दिया गया कि धन एवं धतूरा दोनों का ही मनुष्य पर कुप्रभाव पड़ता है। मनुष्य को धन दौलत अकस्मात प्राप्त होने पर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना चाहिए। और इसका शिल्प सौंदर्य है, इसमें यमक अलंकार है भाई। कनक शब्द का 2 बार प्रयोग है। इसमें एक बार कनक का तो है इसका सोना या धन इसका अर्थ बनता है, और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। इसमें 2 छंद और ब्रज भाषा का प्रयोग है। आगे भाई कैख है और गै तीनों में से 2 करने भी 40-40 शब्दों में यानी कि 4 लाइनों में। तो पहला कै पद्माकर द्वारा चित्रित वसंत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वसंत का आगमन प्रकृति तथा मानव समाज में मादकता भर देता है। कवि ने वसंत का उल्लासमय सौंदर्य वर्णन किया जिसमें रूप रस गंध मादकता आदि का रूप चित्रित है।
बसंत आने पर मनुष्य के तन मन तथा प्रकृति चारों ओर बदलाव आ जाता है, चारों ओर मादकता छा जाती है। इस बदलाव को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। है मौन मधु हो जाए पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि कहते हैं कि भाषा की तो एक सीमा होती है, परंतु जो मौन है ना, मौन रहना, उसकी शक्ति है, सीमित है। व्यक्ति मौन रहकर सब कुछ समझा सकता है, जिसे क्या भाषा समझा नहीं सकती। और मौन यानी कि मधु यानी कि शहद के समान सुख देता है, आनंद देता है। गाया मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री अपना परिचय क्या बताती है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपनी तुलना एक बदली से की है भाई, और अपनी विरह वेदना को इसमें व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा की करुणा और उनकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में दिखाई देती है। तीसरा भी वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला के संघर्ष का चित्र अपने शब्दों में कीजिए। कम से कम 4 लाइनें लिखनी है जी, 4-5 है। तो इस कविता में भरी दोपहर में इलाहाबाद की एक सड़क पर पत्थर तोड़ती युवा मजदूरिन का अत्यंत मार्मिक शब्दों में चित्रण किया गया है। सामाजिक विषमता की मारी हुई निम्न वर्ग की एक सुंदर युवती शरीर को झुलसा देने वाली तपती दोपहर में पत्थर तोड़ने को मजबूर है। इस कविता में निराला जी ने इस मजदूरन के माध्यम से शोषित समाज की जीवन की विषमता को प्रकट किया है। आगे भी छायावादी युग का समय बताते हुए इनके किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो इसका समय था भाई 1918 से लेकर 1936 तक, और प्रमुख कवि हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी। आगे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा में उदाहरण लिखिए। तो जब किसी वाक्य में किसी एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, यानी कि उसकी बार बार आवृत्ति होती है, परंतु उसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं रहती, अर्थ क्या है भाई, एक ही रहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं पुनरोक्ति प्रकाश, यानी कि बार बार पुनरोक्ति, आवृत्ति होना, बार बार किसी शब्द का आना। एक वाक्य में 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, पर उसमें क्या अर्थ नहीं बदलता। जैसे मधुर 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 तेरी वाणी, इस प्रकार। आगे है जी 6 निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो गद्यांश है ना भाई, ये लिया गया कुटुज नामक प्रसंग लिखेंगे आप। उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में दर्ज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटुज नामक ललित निबंध से लिया गया है। तो इसको क्या थोड़ा सा बस आपने सरली करना था भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ इसके एक अथवा में ये दिया गया भाई, आज जैसा माहौल हो गया उसके बारे में, दोनों में से एक करना था। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हरिशंकर प्रसाई अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली के बारे में लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली देखिए जी। हरिशंकर प्रसाई भाषा शैली, इनकी भाषा शैली व्यंग्यात्मक है, साहित्य तथा सरल शब्दों का प्रयोग है, तार्किक भाषा का प्रयोग तथा समाज पर कटाक्ष किया गया है, बोलचाल की भाषा है। ठीक है जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा सहज व स्वाभाविक है, बोलचाल के प्रचलित शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ भाषा शैली का प्रयोग किया गया, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भरपूर प्रयोग है, भाषा शैली गूढ़ तथा तार्किक है। ऐसे लिखना था भाई। उसके बाद 3 में से 2 करने अभी। औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी अनुराधा कहानी में इस वाक्य की विवेचना कीजिए। इसका अर्थ है कि औरत मात्र शरीर नहीं तथा वह कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, औरत की भी अपनी संवेदनाएं तथा भावनाएं होती हैं जिन्हें हर पुरुष को समझना चाहिए। केवल उसके शारीरिक उपभोग तक या शोषण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसकी इच्छाओं भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद अभी आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि कन्याकुमारी के शिक्षित नवयुवकों का जीवन कैसा है। तो वहाँ क्या अभी 100 से ज़्यादा युवक कन्याकुमारी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है जी। बेरोजगारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और छोटा मोटा रोजगार करके वे अपनी आजीविका चलाते हैं, रोजगार के लिए अर्जियाँ देते हैं, और दार्शनिक सिद्धांतों पर वे बहस करते हैं। द वीडियो। कुटुज की सबसे सराहनीय बात क्या है। तो कुटुज की सबसे सराहनीय बात क्या है कि उसके जीवन जीने की जिजीविषा है भाई। उसमें क्या है, जीवन जीने की प्रचंड जीवन शक्ति होती है।
पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में वृद्ध सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी हैं? तो इस पाठ में वृद्ध इस बात से दुखी हैं क्योंकि उनके अधिकार क्या है भी अगली पीढ़ी में यानी कि युवा पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं और अपने अधिकारों के छिन जाने से वृद्ध दुखी थे क्योंकि उनकी जगह युवाओं ने ले ली थी। आगे जी निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। विराटा की पद्मिनी उपन्यास की कथा को संक्षिप्त रूप में तो कम से कम ना ये भैया 1 पेज में लिखना था। ठीक है जी। तो कुमुद क्या है भी बुंदेलखंड की विराटा की राजकुमारी है भाई, वह अत्यंत सुंदर थी, लोग उसे क्या है भी देवी का अवतार मानते थे। इस प्रकार से आपने लिखना था 1 पेज। खया क्या नहीं कर सकता लघु कथा में समाज की किन समस्याओं को उजागर किया गया है? तो इसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चरम सीमा को उजागर किया गया है, समाज में व्याप्त बुराइयों का लेख है और एक बादल के माध्यम से क्या भी पूरे दृष्टांत का वर्णन किया गया है। और बादल क्या भी भ्रष्टाचारी लोगों को देख के सोचता है भी मैं बरसूं चाहे क्या ना बरसूं, इस प्रकार से। और इसके अथवा में विराटा की पद्मिनी उपन्यास के की पात्र कुमुद की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं। तो कुमुद अत्यंत सुंदर थी, चारों ओर ख्याति फैली हुई थी भी उसकी। ठीक है, बहुत मशहूर थी। उसके चेहरे पर अत्यंत तेज था, लोग उसे देवी का अवतार मानते थे तथा उसे सम्मान देते थे। उसका हृदय अत्यंत सरल था, वह अपनी प्रतिष्ठा को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानती थी। जब अली मर्दान उसे प्राप्त करना चाहता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बेतवा नदी में कूद जाती है। इस प्रकार लिखना था। आ गया नायक सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो नायक सिंह की मृत्यु के बाद देवी सिंह राजा बना। 11वां कुमुद बेतवा नदी में क्यों कूद जाती है? तो अली मर्दान से अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह उस नदी में कूद जाती है। 12वां भी निम्न अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई, तो काव्यांश का उचित शीर्षक, इसका शीर्षक लिखना था तुझे कुछ और भी दूं। इस कविता का नाम है। कवि क्या चाह रहा है? कवि अपना सब कुछ क्या भी इस देश की धरती को क्या उस पर समर्पित कर देना चाहता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत मैं अकिंचन, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो कवि धरती माता को क्या कह रहा है? ये कह रहा है भी माता तुम्हारा मुझ पे बहुत ऋण है, बहुत तुमने मुझ पर उपकार किए हैं और अकिंचन यानी कि मैं तुम्हारे उपकारों को चुका पाने में असमर्थ हूँ। इसका ये अर्थ हो गया भाई। ठीक है जी, चाहे मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूं फिर भी मैं तुम्हारे उपकार नहीं चुका सकता। उसके बाद कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित कर रहा है? अपना तन मन धन जीवन, अपना रक्त, सब कुछ क्या है भाई कवि समर्पित कर देना चाहता है देश की धरती को। रक्त शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो एक लहू हो गया भाई, एक रुधिर हो गया। उसके बाद गद्यांश को पढ़कर क्या करना है भाई? इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, विरोधी शक्तियां किसे अपनी ओर खींचती हैं? जिस मनुष्य का मन गतिशील होता है तथा वह मन के अनुकूल चलता रहता है तो विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। कौन से मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते? देखिए ऊपर ऊपर, जो मनुष्य मन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे अपने उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आगे भी, जीवित रहते हुए मुर्दे के समान कौन है? जो मनुष्य अपने मन की धारा के अनुकूल बहते जाते हैं और मन के अनुकूल ही चलते हैं, वह जीवित रहते हुए मुर्दे के समान हैं। समय एवं परिस्थिति को समझने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? देखिए चौथी लाइन में, जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। आगे चलिए, गद्यांश का मूल भाव लिखिए। तो गद्यांश का मूल भाव यह कि व्यक्ति को अपने मनोभावों और अपने मन की चंचलता पर नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। मनुष्य के मन की विशेषता क्या है भी? मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और यह सदैव गतिशील रहता है। ठीक है जी, ये इसकी विशेषता होगी। विष शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो इसके पर्यायवाची विष का हो गया, एक तो गर्ल हो गया भाई, एक हो गया जहर। अब इसको उपसर्ग तो इसमें अशांति का आएगा ए प्लस शांति और विषैले का आएगा विष प्लस एला या विष प्लस एले भी लिख सकते थे आप। उसके बाद इनके अर्थ है मनोदशा यानी कि मन की स्थिति और प्रयास यानी कि कोशिश प्रयत्न। प्रतिकूल शब्द का विलोम, तो इसका प्रतिकूल का बन जाएगा अनुकूल। उसके बाद अभी विराम चिन्ह लगा के लिखने हैं आपने।
तो पहले में क्या करना था भाई, हे भगवान, इसके बाद विस्मयादि बोधक लगाना था, रक्षा करो, इसके बाद डंडी लगानी थी भाई, पूर्ण विराम। और इन शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो इनको लिखना था, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। मैं आता है, इसको लिखना था, मैं आ रहा हूं या मैं आता हूं। सरल वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है, ठीक है जी, तथा एक छोटा सा एक ही वाक्य होता है भी, उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। जैसे ऊपर वाले ये सरल वाक्य है, मैं आता हूँ, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, नहीं ये नहीं, मैं आ रहा हूँ, इस प्रकार से, उसमें तो दो होगी, यानी कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होनी चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के रूप लिखे। तो इसमें क्या है भी, आधा था और आना था, इसको ऐसे लिखना था, उत्तीर्ण, और रामायण को रामायण, इस प्रकार से लिखना था। उसके बाद वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए कार्य का विधान कर्ता कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं भाई, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, उस प्रकार इसको बोलते हैं। उसके बाद 15वां था, राजीव गांधी ओलंपिक के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर संपादित गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन लिखिए, और इसके अथवा में निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 सार लिखिए। यानी कि इसको 1/3 करके आपने लिख देना था, शॉर्ट करना था। सार लिखना हो ना, तो उसकी मेन लाइनें 2-3 लाइनों में इसका निचोड़ निकाल के लिख देना था। उसके बाद किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध, यानी कि 3 पेजों में निबंध लिखना था। अगला भी, निम्न में से किसी एक पंक्ति का भावपलवन कीजिए। भावपलवन का अर्थ होता है भी विस्तार करना, एक लाइन की कम से कम 8-10 लाइनें लिखना। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी कि पराधीनता क्या होता है भी, किसी की गुलामी क्या है, अपने को सपने में भी सुख नहीं देती, इसके बारे में लिखना था। अगला, क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है, क्रोध के बारे में, ठीक है जी, 8-10 लाइनें, यानी कि इसका विस्तार कर देना था। जब सार आ जाए तो सार में शॉर्ट करना है और भावपलवन में उसको विस्तार करना है। आगे, टिप्पण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार समझाइए। किसी पात्र या विषय में आवश्यक जानकारी देते हुए संबंध सहायक अधिकारी द्वारा उस कार्यालय या अधिकारी के विधि विधानों के सुझाव को टिप्पण कहा जाता है। टिप्पण 3 प्रकार के होते हैं, कार्यालय टिप्पण, संपादकीय टिप्पण और सामान्य टिप्पण। और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आगे लिखना था। इसके अथवा में विद्या संबल योजना में शिक्षक पद हेतु एक आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो उसमें क्या भी आपने शिक्षक लगना था और उसके लिए क्या भी आवेदन पत्र तैयार करना था। आगे, स्वास्थ्य सेवा संस्थान दुर्गापुर द्वारा मौसमी बीमारियों के प्रकोप की वजह से चिकित्सीय जांच अभियान आयोजित करने का एक प्रारूप तैयार कीजिए। या राजस्थान के ग्रीष्मकालीन जीवन का चित्रण कीजिए। तो ये आम ही लाइनें लिखनी थी इसमें, तो 3-4 लाइनें भी अपने गर्मियों के मौसम में क्या होता है भाई, ठीक है। आगे, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जीवन स्थिति विषय पर लगभग 80 शब्दों में एक परियोजना, यानी कि 8-9 लाइनें लिखनी थी। एक परियोजना सीधी होती है भाई, सिंपल ही होती है परियोजना। आगे, खंड ख और ग दोनों में से एक ही करना होता है भाई। निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में किन्हीं दो के अर्थ। तो कैप्शन क्या होता है, किसी चित्र शीर्षक पर लिखी गई जानकारी या चित्र शीर्षक का वर्णन कैप्शन कहलाता है। ओबी वैन, किसी भी चैनल द्वारा टेलीकास्ट करने के लिए जिन चलती फिरती मोबाइल वैनों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओबी वैन। आ गया कार्टून, ठीक है जी। तो कार्टून क्या होते हैं भाई, किसी भी पात्रों के रूप में चलचित्र में जो मनोरंजक प्रतीकों या चित्रों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कार्टून कहते हैं। प्रमुख संचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय। तो संचार साधन कौन से हो गए भाई, एक श्रव्य साधन हो गए और श्रव्य और दृश्य साधन हो गए, ठीक है जी। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर, इस प्रकार से। और ख में संचार के संबंध में इंटरनेट की उपयोगिता लिखी है। तो इंटरनेट के बारे में लिखना था, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंड है, निर्भर है भाई। आगे, संचार माध्यम के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए अथवा रेडियो प्रसारण की भाषा के बारे में विस्तार से लिखिए। इसमें क्या लिखना था आपने, जो संचार के माध्यम हो गए रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, उनके उद्देश्य क्या है भाई, लोगों के पास क्या है भी, दूर दूर से जो जानकारियाँ, कोई भी समाचार होता है उनको क्या है, लोगों को जल्दी से जल्दी भेजना,
ठीक है जी, लोगों को जागरूक करना, इस प्रकार से लिखना था आपने। और इसके अथवा में समाचार पत्र अन्य संचार माध्यमों से किस प्रकार भिन्न स्पष्ट कीजिए। तो समाचार पत्र तो क्या है भाई, एक पढ़ने वाला है, वाचक चीज है भाई, इसको पढ़ने वाला। और दूसरे संचार साधन क्या है, उनको क्या हम देख भी सकते हैं और ठीक है जी सुन भी सकते हैं। और समाचार पत्र तो वही पढ़ पाएगा जो साक्षर बंदा है, जो पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है जी, निरक्षर आदमी समाचार पत्र नहीं पढ़ पाएगा। और दूसरे संचार साधनों को क्या भी निरक्षर आदमी भी यूज कर सकते हैं। आगे आंखों देखा हाल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी घटना को जो प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति देख रहा है ना, और जो घटना उसके सामने घटित हो रही है, उसका वर्णन करना क्या कहलाता है, आंखों देखा हाल। ठीक है जी, जैसे कोई लाइव कमेंट्री चलती किसी मैच की, तो वो क्या आंखों देखा हाल कहलाता है। आगे समाचार वाचन के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। तो समाचार वाचन यानी कि जो समाचार पढ़ते हैं टीवी एंकर, उनके संदर्भ में टिप्पणी लिखनी थी कि भाई समाचार क्या है भाई, बिल्कुल सरल भाषा में होने चाहिए, हर व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाएं। ठीक है, और जो जानकारी हो पूरी सत्यता पर आधारित हो। इस प्रकार से खंड गए, निम्न परिभाषित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के अर्थ लिखिए। ईंधन, हर वह वस्तु जिसके उपभोग से क्या भाई हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या है, ईंधन कहलाती है। उसके बाद है परमाणु, और उसके बाद है फोंट। तो फोंट तो अक्षरों का जो साइज होता है ना, उसको फोंट कहते हैं भाई। ठीक है जी, परमाणु क्या होता है भाई, दो अणुओं से मिलकर भाई एक परमाणु तैयार होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना था। आगे ग्लोबल वार्मिंग का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ओजोन परत में छेद तथा अत्यधिक प्रदूषण के बाद क्या हो गया भाई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूरे विश्व में गर्मी यानी कि तापमान का बढ़ जाना, इनके कारण लिखने थे। और आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं, तो किसी भी तथ्य को पूरी तरह से जांच परख कर उसके बारे में सिद्धांत बनाना तथा उसे मानना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या, किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाता। आगे प्राकृतिक संसाधन दोहन के क्षेत्र में इनके संरक्षण के उपाय। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन दोहन में आ गया, वन हो गए, कृषि क्षेत्र हो गया, खनिजों की खदानें हो गई, पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है भाई, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो गए, इनके बारे में लिखना था। उनके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बताना था। आगे कंप्यूटर के प्रमुख अंगों के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर पहले तो दो भागों में बना था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या हो गया भाई, मॉनिटर हो गया। ठीक है जी, मॉडेम हो गई, और जॉयस्टिक हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गए, जितने भी सारे वो लिखने थे। उसके बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना एवं कार्य के बारे में लिखिए। ठीक है जी, ये हो गया आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। इसके बाद क्या भी आपके जो 2024 में एग्ज़ाम हो गए, आपको हैंड टू हैंड क्या भी पेपरों के आंसर मिल जाएंगे, आंसर की मिल जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद।